Hello dear class 9 students, welcome to Magnet Brains Hindi medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 9 students, उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड रेडी हैं आज के इस क्विज के लिए। तो मैम कैसा क्विज होने वाला है? जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बुक बी हाइव की जो बहुत ही स्वीट सी कविता है, पोम है, रेन ऑन दी रूफ, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे इनके एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं बता दूं क्या होते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको मिलता है एक सवाल जिसके मिलते हैं 4 ऑप्शंस ए बी सी डी करके। उन चारों ऑप्शन में से होगा कोई एक करेक्ट आंसर जो कि आपको बताना है एंड आपके एग्जाम के फॉर्मेट या पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा तरीका ऐसा है कि मैं इस पर्टिकुलर एमसीक्यू के पार्ट को एक क्विज के फॉर्म में लेती हूँ। यानी आप स्टूडेंट्स की ड्यूटी क्या बनती है, आपको जो है बने रहना है यहाँ पे अपनी एक नोटबुक के साथ। जैसे ही सवाल आएगा जो भी आप ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है विद इन अ फ्यू सेकंड्स, है ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चलेगा, फटाफट से आपको आंसर जो है नोट डाउन कर लेना है। कुछ ही सेकंड में मैं आपको आंसर बताऊंगी। इफ योर आंसर इज करेक्ट, आप ईमानदारी से वहां पे सामने टिक लगाएंगे। अगर गलत भी होता है तो वहां पे आप क्रॉस लगाएंगे। टोटल हम जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे एट लास्ट आप अपना स्कोर कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में पॉजिटिवली बताएंगे ताकि जो है मैं आपकी प्रोग्रेस को चेक कर सकूं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? गेट रेडी फॉर दिस एमसीक्यू क्विज। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन इज हियर। उससे पहले मैं एक दो चीजें और बता दूं कि शुरुआत करने से पहले मैं सबको बता दूं पहले कोई एमसीक्यू पे नहीं आएगा। मतलब कि मैम रेन ऑफ द रूफ हमने पढ़ा नहीं है और हम सीधे एमसीक्यू सॉल्व करने आ गए। एमसीक्यू में होता क्या है, कुछ लोग बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। एमसीक्यू में ना आपके चैप्टर के कविता के बीच में से सवाल पूछे जाते हैं। फॉर दैट योर कॉन्सेप्ट नीड टू बी वेरी क्लियर। तो घबराओ नहीं कि मैम कहाँ से पढ़े। अरे भाई मैंने ही पढ़ाया है, पूरा फ्री एजुकेशन है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, फटाफट से जाके इसका एक्सप्लेनेशन, समरी, सोल्यूशन सब पढ़ के आओ एंड देन मेरे साथ जो है इस क्विज को सॉल्व करिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट पोएटिक डिवाइस has been used in starry spheres and darling dreamers? A. Metaphor, B. Alliteration, C. Personification, or is it D. All of these? आपका समय शुरू होता है अब। क्विकली से आंसर बता दो। पूछा गया है, सवाल समझा देती हूँ हिंदी में, कि इन दो जो है ना पेयर्स में ये कौन से हैं यार? ये आपकी पोम में से ही उठाए हुए वर्ड्स हैं, है ना, पोम के ही वर्ड्स हैं जो कविता आपने पढ़ी थी। आपसे पूछ रहे हैं स्टारी स्फीयर्स और डार्लिंग ड्रीमर्स, इन दोनों में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? तो एक्सप्लेनेशन पढ़ाते टाइम क्लियरली मैंने सारे पोएटिक डिवाइसेस भी पढ़ाए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने साथ में पढ़ा होगा उन्होंने एक सेकेंड भी बिना सोचे जो है आंसर टिक किया होगा। आपको यहाँ पे 3 पोएटिक डिवाइस दिए हैं और डी में है ऑल ऑफ दीज। जिसको आता है फटाफट से आंसर मार्क कर दो और जिसको नहीं आता है ट्राई करो, कोशिश करो, अगर याद आ जाए तो। एंड फाइनली तो मैं आंसर बताऊंगी एंड जब मैं आंसर बताऊं जिसका आंसर सही गया है वो आगे भगेगा नहीं, है ना, कि मैम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से समझो कॉन्सेप्ट को। रिविजन इज द बेस्ट थिंग, राइट? आप जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतना पक्का, उतना स्ट्रांग होता जाएगा आपका कंसेप्ट। ऑलराइट, चलिए भाई, टाइम्स अप। उम्मीद करती हूँ आ गया होगा आंसर। स्टारी स्फीयर्स एंड डार्लिंग ड्रीमर्स। अब मैं आपको यहाँ पे, मुझे मजा इसलिए आता है एमसीक्यू में क्योंकि ना मैं हर ऑप्शन को समझाने का मौका मिल जाता है। तो इसमें हमें क्या मौका मिल गया कि मैम वाह भाई, अब हम पोएटिक डिवाइसेस जो है रिवाइज करेंगे, है ना, इसकी फिर से प्रैक्टिस करते हैं। फटाफट से आओ। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच यू आर डूइंग अ कंपैरिजन। ठीक है, जैसे ही मैं नाम लूं सबके दिमाग में क्या आना चाहिए? मेटाफर नाम लेते ही पलक मैम ने क्या बताया था? ये एक कंपैरिजन होता है या तुलना होती है। अरे भाई, तुलना करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है कि नहीं? मैम बिल्कुल होती है ना। जैसे मान लो इफ आई एम कंपेयरिंग, है ना, अ गर्ल विद अ रोज, कि एक लड़की है वो बहुत ही खूबसूरत है गुलाब की तरह, है ना। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा अंजलि इज सच अ रोज, है ना। अंजलि इज अ रोज, अंजलि एक रोज है, अंजलि एक गुलाब है। अरे भाई, गुलाब है यानी क्या वो गुलाब बन गई? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ वो गुलाब की तरह सुंदर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? मैंने कंपैरिजन की है, मैंने तुलना की है। अलिटरेशन क्या होता है? जब इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। रिपीट कहाँ पे? एक ही लाइन के अंदर। आपकी जो कविता है उसके स्टैंजा की एक लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड, भाई कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? ए ई आई ओ यू के अलावा जितने साउंड हुए उनका इनिशियल लेटर रिपीट होता है। फॉर
एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे। आप ले सकते हो फॉरेस्ट फायर। अब यहाँ पे मुझे बताओ एफ और एफ कॉन्सोनेंट है, साउंड रिपीट हो रहा है, ये एलिट्रेशन हुआ। एंड लास्ट जो दिया है फटाफट से आ जाओ। पर्सोनिफिकेशन में कुछ नहीं है, पर्सोनिफिकेशन में नाम क्या आता है, पर्सन। सो जब नॉन ह्यूमन थिंग्स आर गिवन, है ना, नॉन ह्यूमन थिंग्स आर गिवन व्हाट, ह्यूमन क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला द स्काई इज हैप्पी। क्या बोला मैंने कहा द स्काई इज हैप्पी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या स्काई खुश हो सकता है? स्काई में कोई इमोशंस होंगे आसमान में? बोलो नहीं मैम, हैप्पी इमोशन तो इंसान का होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्काई को पर्सोनिफाई किया है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अब मुझे लगता है अब तो आंसर बता ही दोगे। क्या होगा आंसर? स्टारी स्फीयर्स डार्लिंग ड्रीमर्स। क्लियरली एस और एस कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है एंड डार्लिंग ड्रीमर्स में भी डी एंड डी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट पोएटिक डिवाइस? ऑप्शन बी एलिटरेशन। देखो आपने देखा होगा मैं कभी भी आपको नहीं रटाती हूँ चीजें, मैं हमेशा एक्सप्लेनेशन देती हूँ, क्योंकि रटने से क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है यू विल फॉरगेट थिंग्स। बट इंग्लिश में और हमेशा से यही करते आते हैं तो दिक्कत आ जाती है। एंड स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आपको ये कह दिया जाता है कि भाई रट लो। मैं ये कभी नहीं कहूंगी रट लो, समझो। एंड एक दिन में समझ नहीं आती है, इसको भी समझना है ना, कि बोलोगे बार बार पलक मैम क्या करती हैं, चैप्टर के टाइम भी समझा रही हैं, एमसीक्यू के टाइम भी समझा रही हैं। सो इसके बिहाइंड एक रीजन है। जितनी भी बार आप स्क्रीन पे देखोगे ना मुझे समझाते हुए, आपके दिमाग में और ज्यादा चीज जो है फिट बैठती जाएगी। एंड एग्जाम में मैं रहूंगी नहीं लेकिन मेरी आवाज गूंजेगी, एंड स्क्रीन आपको आंखों में दिखाई देगी कि हाँ पलक मैम ने ये कितनी बार पढ़ाया था। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एलिटरेशन। नाउ दोज स्टूडेंट्स हु हैव डन एलिटरेशन, वेरी गुड, आप टिक करें। जिन्होंने एलिटरेशन नहीं किया मार्क क्रॉस लगाएंगे। इससे होगा क्या फायदा? फायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम से पहले जो भी आपकी गलतियां हैं आप उन्हें फिर से देखोगे कि यार उस टाइम मैंने गलती कही थी। अपने दिमाग को कहना तुझे याद है ना भाई कि अब एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। ऑलराइट, इसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। ये उस हर स्टूडेंट के लिए है जो बार बार मुझसे पूछते हैं मैम याद नहीं हो पाता, मैम कैसे करना है, कैसे आंसर देंगे, मार्क्स कैसे आएंगे। आप सवाल तो पूछते हो लेकिन मुझसे जवाब जो मैं दे रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। ठीक है, जैसा पैटर्न बताती हूँ उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो। ऑलराइट, चलिए बहुत ही बढ़िया, अब तैयार हो जाइए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सवाल जैसे आते जाएंगे मैं स्पीड बढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। What revives the sweet memories in the poet's mind? A. Busy schedule. B. Daily routine. C. Raindrops falling on the roof. Or is it D. Snowfall? सवाल क्या है? सवाल समझेंगे हम। What revives the sweet memories in the poet's mind? यानी कवि के मन में इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो उनकी पुरानी और मीठी मीठी यादें उन्हें रिवाइव करती हैं, यानी वापस याद दिलाती हैं, वापस ताजा हो जाती हैं। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पोएट के दिमाग में उनकी पास्ट की मेमोरीज कुछ होती है ना, अच्छी मीठी यादें, तो कौन याद दिलाता है? एक बिजी स्केड्यूल, उनका डेली का रूटीन, उनके घर की छत पे जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं या फिर बर्फ गिर रही है, स्नोफॉल हो रही है। व्हाट इज हैपनिंग? सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इसमें तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ सभी के आंसर सही होंगे। ठीक है, ज्यादा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। क्लियरली चैप्टर का नाम क्या है भाई? रेन ऑन दी रूफ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन दी रूफ। आई नो सभी ने आंसर सही दिया है। क्यों? क्योंकि भाई जब रूफ पे, छत पे बारिश गिरती है तो कैसी आवाज आती है? आवाज आती है ना टप टप पट पट करके, तो वो आवाज कितनी मीठी लगती है, कितना मजा आता है सुन के। एंड कहीं ना कहीं हमारे जीवन के, बचपन की ऐसी कोई यादें जुड़ी होती है हर चीज से। तो कवि की याद जो है ना उस बारिश से जुड़ी है ना, बारिश से वो अपना बचपन याद करते हैं कि क्या हुआ करता था। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। What is the rhyme scheme of the poem? कविता की राइम स्कीम क्या है? A, B, C, D, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इन ऑप्शंस में A, B, C, B इतना सब कुछ लिखा है तो गलती मत करना, है ना। ऐसा नहीं करना कि हमने 2-3 लेटर देके और हम टिक कराए। आपको पूरा लास्ट तक स्कीम के लेटर्स पढ़ने हैं, क्योंकि भाई एक लेटर इधर उधर हुआ पूरी कहानी पलट जाएगी ना। राइम स्कीम, राइम सबको पता होती है क्या होती है, जैसे हम बचपन से पढ़ते आते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो स्टैंजा की हर लाइन का जो आखिरी शब्द है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, स्टैंजा की हर लाइन का जो आखिरी शब्द है उसका आपको सुर पकड़ना है, क्या जो है ना उसमें साउंड आ रहा है, एंड अगर वो साउंड रिपीट हो रहा है तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी जो है ना सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे पोम की लाइंस लिख दी है ना। आप चाहो तो आप अपनी बुक में भी ओपन करके जो है पोम निकाल सकते हो, ताकि आप जो है लास्ट लेटर्स देख के राइम स्कीम निकालो। इस क्वेश्चन के लिए आई विल गिव सम टाइम, कुछ टाइम में दूंगी। एनीवन वांट्स यू कैन टेक आउट देयर बुक्स, और जिसके पास अभी नहीं है बुक तो वो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये पहला स्टैंजा है एंड पूरी कविता में ही सेम राइम स्कीम चल रही है, इसलिए मैंने एक ही स्टैंजा दिया है। ऑलराइट, टेक सम टाइम एंड देन मैं सोल्यूशन बताऊंगी, बट खुद से कोशिश करो, है ना। सिर्फ आंसर को देख के रटो नहीं, खुद से कोशिश करो, गलतियां करो। अरे मैं गलती करने से मना नहीं कर रही हूँ, गलती करो, क्योंकि गलती करोगे तभी तो सीखोगे, राइट, इजंट इट। चलिए एक बार मैं लाइंस पढ़ देती हूँ। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। चलिए आखिरी वर्ड्स को उठाते जाओ, है ना, आखिरी वर्ड्स पे ही कहानी टिकी हुई है यहाँ पे। चलिए वंडरफुल, जिनको आंसर आता होगा उनका ऑलरेडी मार्क हो चुका है। अब आते जाओ, कहाँ आना है भाई मैम, यहाँ पे आ रहे हैं हम। पहला वर्ड उठाओ, होवर। होवर में कैसा साउंड आ रहा है, वर का साउंड, है ना, होवर, वर का साउंड है। तो इस साउंड को हम एक लेटर दे दें, ए लेटर दे देते हैं, ठीक है। अब लास्ट वर्ड यहां पढ़ो, स्फीयर्स, स्फीयर्स। तो अब एक बार बोल के देखो पिछला वर्ड, होवर, स्फीयर्स। तो ये तो रस का साउंड आ रहा है ना, स्फीयर्स, स्फीयर्स, तो ये तो अलग साउंड है मैम, तो इसको हम अगला लेटर दे देंगे बी, है ना, इसको एक अलग लेटर देंगे। चलिए नेक्स्ट इज डार्कनेस, नेक्स्ट इज डार्कनेस, होवर, स्फीयर्स, डार्कनेस, बिल्कुल अलग है तीनों। अगर ये भी अलग है तो इसको सी देंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है टीयर्स। से द वर्ड अगेन एंड अगेन। कैसा वर्ड है ये, टीयर्स। तो पिछले सारे वर्ड बोलेंगे, होवर, स्फीयर्स, डार्कनेस, टीयर्स। बोलो मैम रुको जरा, यहां तो कुछ सेम सेम सुनाई दिया हमें। कौन सा, एक बार पढ़ो फिर से, स्फीयर्स, टीयर्स, रस का साउंड आ रहा है, यानी ये साउंड सेम है, विच मीन्स कि इसको भी हम अभी क्या लेबल करेंगे, इसको बी लेबल किया ना, तो इसको भी बी लेबल करेंगे क्योंकि दोनों का साउंड सेम है। तो अभी तक क्या कहानी चली, ए बी सी बी। आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। प्रेस द पिलो, पिलो, होवर, स्फीयर्स, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो। ये तो ओ का अलग ही साउंड आ रहा है, तो ए बी सी आ गया। सी के बाद कौन सा लेटर दोगे बच्चा, डी, है ना। पिलो के बाद बेड आया, बेड का साउंड भी कहीं नहीं मिल रहा है, क्लियरली दिख रहा है, तो इसको बढ़ते जाओ आगे, ई दे देंगे। पैटर, होवर, स्फीयर्स, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर, सब साउंड एकदम अलग। आ जाओ एफ तक, है ना। और आखिरी वर्ड पढ़ो, ओवरहेड, ओवरहेड। ऐसा साउंड कहीं सुना, यहां पे देखो, बेड, बेड और ओवरहेड, ड का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो यानी यहां पे अपन एक चीज और क्या सेम मार्क कर देंगे, ई और ई का साउंड रिपीट है। क्लियर हुई, देखो बहुत ही आराम से मैंने आपको बताया है, आप समझो। यहाँ पे लास्ट वर्ड उठाना है हर स्टैंजा की लाइन का, बोल बोल के। अच्छा ये देख के नहीं समझ आएगा, जोर से आप बोलना है ना, या मन में इतना बोलना कि आपको समझ आए क्या साउंड आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा बताओ मुझे क्या है राइम स्कीम। राइम स्कीम को सिंपली एक सीधी लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे राइम स्कीम क्या आई है, ए बी सी बी, है ना, ए बी सी बी डी ई एफ ई, कुछ इस टाइप से राइम स्कीम निकल के आई है। आई होप सभी की यही राइम स्कीम आई हो। तो अब हम आते हैं यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में, सही है ना, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ऑल राइट। तो अब इन चारों ऑप्शंस में से मुझे बताओ करेक्ट कहाँ बैठता है। फिर से लिख देती हूँ, ए बी क्या थी, सी बी, ए बी सी बी डी ई एफ ई, है ना, यही थी, हाँ करेक्ट है। चलो अब देखना स्टार्ट करो कहाँ पे सेम राइम स्कीम है। पहला देखो, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ए बी सी बी डी ई एफ ई, कमाल हो गया ये तो, है ना। पहले ऑप्शन में मिल गई सही राइम स्कीम, बाकी सारे ऑप्शंस अलग हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन ए।
Those who all have marked this very good, आपका राइम स्कीम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. जिनका गलत जाता है आपको राइम स्कीम के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा और ज्यादा वर्क करना है. ऑलराइट, चलिए तैयार हैं अगले सवाल के लिए. अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. क्वेश्चन नंबर 4. Which of these words is the use of the literary device of onomatopoeia? A. Bliss, B. Shadows, C. Shingles, D. Patter. ये भी अच्छा सवाल है. ये भी सवाल जो है लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस पे बेस्ड है. ये डिवाइसेस मैंने आपको पढ़ाए थे. कौन से डिवाइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ओनोमेटोपिया. जिसने एक्सप्लेनेशन मेरे साथ पढ़ा है उसको पता है पलक मैम ने क्लियरली ओनोमेटोपिया समझाया था. अभी मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, आप टाइम लो, आप फटाफट से आंसर बताओ एंड देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन. ठीक है, इनमें से कौन से शब्द में ओनोमेटोपिया डिवाइस यूज किया गया है? ब्लिस, शैडोज, शिंगल्स, पैटर. सबका आई होप आपको मतलब पता है ना सारे वर्ड्स का. ब्लिस का मतलब क्या होता है? सुख, है ना. सुख यानी हैप्पीनेस होता है. ठीक है, ब्लिस का मतलब हो गया अनंत सुख जैसा. शैडो क्या होती है? परछाई होती है. इतनी मैं तुमको हिंट दे रही हूँ. शैडो इज परछाई. शिंगल्स क्या होता है? छत पे जो टाइल होती है ना, टाइल रेक्टेंगुलर शेप की है ना छत की रूफ पे, उसे शिंगल कहते हैं. और पैटर क्या होता है? जो रेन की आवाज आती है ना, बारिश की आवाज, टप टप करके साउंड आता है ना, टप 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 जब पड़ती है बारिश, तो उसे पैटर कहते हैं. तो क्लियरली मीनिंग भी बता दिया है ना. इतनी बड़ी जो है मैंने लाइफ लाइन दे दी है आपको, है कि नहीं. चलिए भाई, सो अब आपका समय यहाँ पे खत्म होता है. अब मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ व्हाट इज ओनोमेटोपिया. देखो, ओनोमेटोपिया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मतलब आपको नाम सुनकर लगेगा मैम कैसा आड़ा टेढ़ा नाम है, ओनोमेटोपिया, है ना, ये किसका पिया है भाई. पर ये बहुत ही इजी है. इसमें कुछ मतलब बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है. ओनोमेटोपिया में बेसिकली साउंड वाले वर्ड्स की बात की जाती है. साउंड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का साउंड आना, यानी कोई ऐसा वर्ड जो आवाज को दर्शाए. कैसी आवाज मैम? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि द डॉग, आई सेड द डॉग बार्क्स. मैंने क्या कहा? कुत्ता भौंक रहा है, बार्क कर रहा है. तो बार्क वर्ड क्या है? एक साउंड है ना. मैंने जैसे ही बार्क कहा तुम्हारे दिमाग में एक साउंड आया ना, बार्क करना यानी भौंकना. यहां मैंने कहा द लायन रोर्स. रोर का मतलब क्या हो रहा है? दहाड़ रहा है. तो अगेन ये एक साउंड हो गया, है कि नहीं? साउंड हुआ कि नहीं? मैंने कहा टिंकल, है ना, द रेन टिंकल्स. तो टिंकल का मतलब क्या होता है? वो रेन की टप टप आवाज जो आती है, ये भी एक आवाज है ना. तो सिमिलरली मुझे एक बात बताओ, पैटर क्या बताया मैंने आपको? क्लियरली टप टप. टप टप यानी क्या है? ये रेन का एक साउंड है, एक आवाज है. तो बेसिकली यहाँ पे पैटर जो है इट इज एन ओनोमेटोपिया. व्हाई? बिकॉज ये एक साउंड को दर्शा रहा है ना, एक आवाज को दर्शा रहा है, एक ध्वनि को दर्शा रहा है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्लियर है? समझ के करोगे, लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. ऑल राइट, वंडरफुल. आते हैं अगले सवाल पे. क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. What does starry spheres mean? A. Circle where stars are drawn. B. Sphere-shaped balls which look like stars. C. Star groups in the sky. Or is it D. All of the? जल्दी से समझो और इसका आंसर बताओ. What does starry spheres? Starry spheres का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है ऐसा सर्कल जहां पे स्टार्स को ड्रॉ किया गया है. ड्रॉ यानी तुम पेंसिल से स्टार बना रहे हो. बी. ऐसे स्फीयर शेप्ड बॉल. स्फीयर पता है ना, गोल आकार के बॉल हैं जो स्टार्स की तरह दिखते हैं. सी. स्टार ग्रुप्स इन दी स्काई. या आसमान में स्टार्स के जो ग्रुप्स हैं जो एक स्फीयर का शेप लेते हैं उन्हें कहा गया है. या डी. इन सभी का आंसर करेक्ट है. ठीक है. सो आई नो देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको ना ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है कि भाई जहां ऑल ऑफ दीज दिखे, ये पता है मुझे, है ना, ये ट्रिक अपनाते हैं कि जहां ऑल ऑफ दीज दिखे उसे मार्क कराना. लेकिन ऐसा कभी मत करना, है ना, कि आप बिना, आपको आंसर आता भी है लेकिन नहीं मैम ऑल ऑफ दीज ही होगा. कॉन्सेप्ट वाइज आंसर करना. ये अजीब सी लाइफ ट्रिक्स पे मत जाना. कुछ लोग कहते हैं हमेशा ऑप्शन सी आंसर होता है, तो ये ट्रिक्स पे मत जाओ. पढ़ाई इतनी सोचने से अच्छा तो है पढ़ाई करके चले जाओ, है ना, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. चलिए भाई, आपका टाइम यहाँ खत्म होता है. स्टारी स्फीयर्स. अब ये कविता में स्टारी स्फीयर्स बात तब हो रही थी जब कवि बात कर रहे थे रेन की, है ना,
कि जब बहुत ज्यादा शैडो था, बहुत ही ज्यादा इवनिंग का टाइम था, अंधेरा होने वाला था, स्टारी स्फीयर्स यानी आसमान में सितारे देखे आपने, तो सितारों का एक ग्रुप बन जाता है। तो वो ग्रुप ऐसे बनता है जो आपने जैसे स्फीयर, बेसिकली यहाँ पे धरती को भी स्फीयर कह सकते हैं, और स्टार्स का जो ग्रुप बना होता है उस धरती पे, उस स्काई पे, उसे कहा जाता है बेसिकली स्टारी स्फीयर्स। सो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है? देखो पहला आंसर तो नहीं होगा, हम ड्रॉ तो नहीं कर रहे हैं स्टार, यहाँ पे ऐसी बात थी नहीं कि तुम पेंसिल लेके ड्रॉ कर रहे हो। बी, स्फीयर शेप बॉल्स विच लुक लाइक स्टार्स, यानी ऐसी बॉल्स, तुम्हारे हाथ में बॉल है जो सितारों जैसी दिखती है, तो कवि का अर्थ उससे भी नहीं था। स्टार ग्रुप्स इन दी स्काई, तो बिल्कुल सही बात है, कवि उस वक्त बता रहे थे कि अंधेरा हो रहा था और आसमान में जो है स्टार के बड़े बड़े ग्रुप्स थे। सो दिस इज द मोस्ट परफेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज सी। उम्मीद करती हूँ सभी ने यही जवाब दिया हो। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। What is the favorite activity of the poet during the rainy seasons? कवि की सबसे ज्यादा फेवरेट एक्टिविटी क्या है रेनी सीजन के दौरान, यानी बारिश के मौसम के दौरान? A, listening to music, B, eating snacks, C, roaming on the roof, D, listening to the pitter patter sound of the rain। तो यहाँ पे भाई एक चीज याद रखो, कवि का पूछा है ना, पोएट की फेवरेट एक्टिविटी क्या है? कुछ स्टूडेंट्स खुश होकर अपनी फेवरेट एक्टिविटी लिख देते हैं कि हमें रेनी सीजन में क्या पसंद है। तो लिटरेचर में ये गलतियां नहीं करना कि अपने मन से लिख रहे हो। अगर कवि की सोच पूछी गई है तो जो आपने पढ़ा है पोअम, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है, ठीक है? तो कवि की फेवरेट एक्टिविटी क्या है? उन्हें म्यूजिक सुनना पसंद था, स्नैक्स खाते थे वो, रोमिंग ऑन द रूफ, रोमिंग का मतलब क्या होता है? किसी जगह पे घूमना फिरना, है ना? तो उन्हें छत पे घूमना फिरना पसंद था, या फिर बारिश की जो है पिटर पैटर, टप टप आवाज सुनना उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो बिना किसी देरी के करेक्ट आंसर सभी को पता है मैम, ऑप्शन डी, लिसनिंग टू द पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। उन्हें बारिश की जो आवाज है, जब बारिश रूफ पे गिरती है, छत पे, तो जो वो आवाज निकालती है, वो आवाज सुनना कवि को बहुत ही ज्यादा पसंद था। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 सेज, हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन दी पोएम? ए, चिल्ड्रन, बी, मदर्स, सी, फैमिली मेंबर्स, और इज इट डी, पोएट्स मेमोरीज? कविता में ये वर्ड यूज किया गया है डार्लिंग ड्रीमर्स। तो यहाँ पे पूछा है हु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु, यानी पूछ रहे हैं कि डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है कविता के अनुसार? बच्चे, मम्मी, फैमिली के मेंबर्स, या कवि की जो यादें हैं? सो डार्लिंग ड्रीमर्स मैंने उस टाइम भी बहुत ही अच्छे से समझाया था, उम्मीद करती हूँ सबको जो है याद होगा हु वर डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए कहा गया था? तो देखिए, पोएट की जो मदर है, पोएट की जो मम्मी है, पोएट उन्हें याद करते हैं, है ना? तो कवि कहते हैं कि उनकी माँ जो है ना, उनकी माँ अपने डार्लिंग ड्रीमर्स को देखती थी, है ना, जब वो सोते थे। डार्लिंग ड्रीमर्स कौन होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं जो जब सो रहे होते हैं, बच्चे कितने स्वीट लगते हैं। तो डार्लिंग ड्रीमर्स सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं। तो डार्लिंग ड्रीमर्स बेसिकली मम्मी किन्हें देखती थी? अपने बच्चों को देखती थी। तो यहाँ डार्लिंग ड्रीमर्स बच्चों के लिए कहा गया है। सो करेक्ट ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन ए, दैट इज चिल्ड्रन। ऑलराइट, एज यू नो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं स्पीड बढ़ाती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। What is the memory that comes to the poet's mind repeatedly? ऐसी कौन सी याद है जो कवि के दिमाग में बार बार आए जा रही थी? A, his mother, B, his friends, C, his siblings, या D, none of the above? उनकी मम्मी की याद आ रही थी उन्हें, उनके दोस्तों की, उनके सिबलिंग्स यानी क्या होते हैं? आप हमेशा समझ जाइए, आपके भाई बहन, है ना? समझते हो ना सिबलिंग्स क्या होते हैं? जैसे आपके कजिन, चचेरे भाई, ममेरे भाई, उन्हें हम कजिन कहते हैं, लेकिन रियल भाई बहन जिन्हें कहते हैं ना, वैसे रियल वर्ड कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने जो है ना भाई बहन होते हैं रियल, उन्हें सिबलिंग्स कहा जाता है, ठीक है, भाई बहन। तो उनको किसकी याद बार बार सताए जा रही थी? तो क्लियरली बहुत ही हार्ट टचिंग ये कविता थी। इसमें कवि जो है अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रहे थे, क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं और हो सकता है उनकी माँ अब उनके साथ नहीं है। So correct answer is option A, his mother. This was a very easy question. All right, moving on to question number 9. What is bliss in the poem for the poet? A, his memories, B, his mother, C, listening to the sound of rainfall, or D, all of these. तो सवाल समझा देती हूँ। कवि के अनुसार, है ना, कविता के अनुसार कवि के लिए ब्लिस क्या था? ब्लिस का मतलब क्या होता है? ब्लिस का मतलब होता है अल्टीमेट हैप्पीनेस।
अल्टीमेट हैप्पीनेस, बहुत ही ज्यादा खुशी, बोलते हैं ना परम सुख जिसे कहते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस, या जिसे आप कह सकते हो परम सुख। तो कविता के अनुसार कवि के लिए इन चारों चीजों में से अल्टीमेट हैप्पीनेस, व्हाट वाज दी परम सुख? उनकी यादें, उनकी माँ, या फिर रेनफॉल की, बारिश की आवाज को सुनना, या ये सारी चीजें। तो भाई एक एक ऑप्शन अगर आप देखो तो वो अपनी यादों में डूब के बड़े ही खुश थे, है ना, अपनी मेमोरीज में। एंड अपनी माँ को लेके तो वो बहुत ही खुश फील करते थे कि उन्हें उनकी यादें आ रही हैं, यादें ताज़ा हो रही हैं। एंड लास्ट ये सब हुआ क्यों? क्योंकि वो बारिश की आवाज़ सुन रहे थे। तो होता है ना किसी चीज़ से हमारे अतीत की कोई बात जुड़ी रहती है, तो उस बारिश से जो है उनको अपनी मम्मी की याद आती है ना, पुरानी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं वो। तो इन सारी चीज़ों को ना, वो यादों से ही, एक मीठी यादें होती है ना हमारे साथ, तो उन्हें बड़ी ही खुशी हो रही थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी चीज़ों से कवि को जो है ब्लिस फील हो रहा था, यानी परम सुख फील हो रहा था। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से बताओ इसका आंसर। What makes the poet emotional? A. His friends. B. Sounds of rainfall. C. His mother's memory. या D. None. तो ये एक अच्छा सवाल है। पोएट को इमोशनल यानी इन चारों चीजों में से सबसे ज्यादा भावुक किसने कर दिया? उनकी आंखें भर आई टाइप, यानी बहुत ही इमोशनल हो गए वो किन्हें याद करते हुए। तो आपको बताना है मोस्ट करेक्ट आंसर। हो सकता है दो ऑप्शन काइंड ऑफ सेम लगे कि मैम इन दोनों में से आंसर क्या होगा। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं जो मुझसे पर्सनली पूछते हैं कि मैम कभी कभार सवाल ऐसा आता है कि दो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन सही होते हैं, गलत नहीं होता है, तो मैम क्या करें, दोनों को टिक कराएं? नहीं, आपको क्या करना है, आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, मतलब इस प्रश्न के अनुसार 100%, 100% समझते हो ना, 100% जो परफेक्ट बैठे उसे टिक करना। अब मैं क्यों कह रही हूं, तो देखो पोएट को भावुक, फ्रेंड्स तो पहले ही हटा दो, फ्रेंड्स की तो कहानी नहीं थी। साउंड्स ऑफ रेनफॉल, अब बारिश कि बूंदों की जो आवाज थी, ये इस बात बिल्कुल सही है कि उन्हें अपना अतीत याद आ रहा था, उन्हें यादें याद आ रही थी, उन्हें मेमोरीज याद आ रही थी। लेकिन वो भावुक कब हुए? भावुक वो लास्ट स्टैंजा के अराउंड हुए, जब वो किन्हें याद कर रहे थे? अपनी माँ को याद कर रहे थे। पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि जब वो, ये होता है, देखो आपके जीवन में अगर भगवान अगर कोई नहीं रहे तो क्या होता है, हम उनकी यादों को याद करके थोड़े भावुक हो जाते हैं ना, इमोशनल। तो सेम पोइट के साथ था, वो अपना बचपन याद कर रहे थे, मम्मी को याद कर रहे थे, तो ही गॉट इमोशनल। सो साउंड्स ऑफ रेनफॉल इज नॉट इनकरेक्ट। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर सवाल में जो वर्ड है ना भावुक, तो तब कब हुए थे कवि? इन हिज मदर्स मेमोरी। ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, कंफ्यूजन आया होगा किसी को बी और सी में, लेकिन कंसेप्ट समझे कि अगर ऐसी दुविधा आ गई, मैंने पर्पसली ये सवाल रखा है कि जब ऐसी दुविधा आती है ना, तो तब क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपके लिए ऐसा करेंगे कि भाई इजी सवाल रख दे। नहीं, मैं ऐसा सवाल रखूंगी जहां आपको लगता है मैम कंफ्यूजन आ रहा है, तो पलक मैम कैसी अप्रोच कर रही है, राइट, ताकि हम भी एग्जाम में ये कर सकें। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, फटाफट आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट वीप्स इन रेनी टीयर्स? ए पोएट, बी डार्कनेस, सी पोएट्स मदर, और इज इट डी नन ऑफ दीज? व्हाट वीप्स इन रेनी टीयर्स, इनमें से कौन जो है बारिश रूपी आंसुओं में वीप करता है? वीप का मतलब क्या होता है? रोना, है ना, वीप करना, ऐसे करते रोते हैं ना, तो कौन रो रहा है? एंड ये क्लियरली फर्स्ट स्टैंजा की ही बात है ना। चलो, इज इट ए पोएट, बी डार्कनेस, सी पोएट्स मदर्स, या डी नन ऑफ दीज? कौन रो रहा है? कवि खुद रो रहा है ना, रेनी टीयर्स के तौर पे। डार्कनेस, अंधेरा रो रहा है। सी पोएट्स मदर, पोएट की माँ रो रही हैं, या डी नन ऑफ द अबव? टेक अ फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स लो, सोचो एंड फटाफट से करेक्ट आंसर बताओ। बारिश रूपी आंसुओं में, बारिश रूपी आंसुओं में कौन रो रहा है? क्लियर है? जिनको आंसर आता है उनका आंसर आई थिंक ऑलरेडी मार्क हो चुका होगा। चलिए इधर देखो, क्लियरली मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टैंजा की बात है, और ये यहाँ लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। ये देखो, ये लाइन देखो, ये दोनों लाइंस पढ़ो। एंड दी मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलनकली का मतलब क्या होता है बच्चा, मैं बता चुकी हूँ, सैड। और जो डार्कनेस है, डार्कनेस यानी जो रात का अंधेरा है ना, अब ये एक्चुअल में नहीं हुआ है कि अंधेरा रो रहा है, लेकिन कवि ने पर्सोनिफाई किया है कि अंधेरा रो रहा है भाई यहाँ पे, है कि नहीं। सो एंड द मेलनकली डार्कनेस, वो अंधेरा अभी बहुत ही दुखी था, तो दुखी होगा तो क्या होगा? जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और बारिश रूपी आंसुओं में वो रो रहा था। तो भाई कौन रो रहा है यहाँ? डार्कनेस रो रहा है, अंधेरा रो रहा है।
So correct answer is option B, that is darkness. What weeps in rainy tears? Darkness. Alright, कविता को जितनी बार पढ़ोगे, स्टैंजास पढ़ोगे, लाइनें पढ़ोगे तो क्लियरली आंसर आपको आते जाएंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, What does woof mean? Woof वर्ड कविता में यूज किया गया है, इसका अर्थ क्या है? A. ड्रीम्स, B. वुल्फ, C. वोवन क्लॉथ या D. नन ऑफ दीज। वूफ का मतलब क्या है? सपना, वुल्फ यानी भेड़िया, वोवन क्लॉथ यानी ऐसा कपड़ा जो आपने वीव किया हो, बुना हुआ कपड़ा, या D. नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस वर्ड की भी अपनी एक अलग ही कहानी है, जो कहानी में मैंने स्टैंजा में बताया था कविता में, एंड काफी लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि वूफ वर्ड मैम हम सर्च कर रहे हैं, इसका मीनिंग वैसा तो नहीं निकल के आ रहा। तो एक्चुअल में हुआ क्या, बता दूं या आंसर कर रहे हो? फटाफट से आंसर बताओ, जल्दी मार्क करो। ठीक है, चलिए। अच्छा, हुआ क्या था कविता में, कवि जो है एक्चुअल में राइम करना चाह रहे थे, कवि जो है अपनी राइम स्कीम मेंटेन करना चाह रहे थे। तो हुआ क्या, राइम में एक वर्ड आया था रूफ, है ना, तुम पोएम निकाल के देख सकते हो, लास्ट सेकंड स्टैंजा में आई थिंक था ना, थर्ड स्टैंजा में था। रूफ वर्ड को राइम करना था और एक्चुअल वर्ड कवि को यूज करना था वेफ्ट। एक्चुअल वर्ड होता है वेफ्ट। वेफ्ट का मतलब क्या होता है? बुना हुआ कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा, या जिसे हम कहते हैं वोवन क्लॉथ, है ना, बुना हुआ कपड़ा या वोवन क्लॉथ। तो एक्चुअल वर्ड होता है वेफ्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, वेफ्ट और रूफ क्या ये राइम कर रहे हैं? वेफ्ट रूफ कितना अलग है, इसमें ट का साउंड है, इसमें फ का। तो अब कवि का यार मैं क्या करूं, तो कवि ने क्या किया, इस वर्ड को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया ताकि ये रूफ के साथ राइम कर सके। तो कवि ने वेफ्ट की जगह यहां पे उन्होंने लिख दिया वूफ। तो क्या वूफ और रूफ राइम कर रहे हैं? वूफ एंड रूफ तो बिल्कुल राइम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही लोगों को कंफ्यूजन आता है, मैम वूफ कौन सा वर्ड है? तो ऐसा कुछ नहीं है, बस कवि ने जो है राइम करने के लिए वूफ बनाया। एक्चुअल वर्ड इज वेफ्ट, जिसका मतलब होता है वोवन क्लॉथ यानी बुना हुआ कपड़ा। राइट, जैसे धागों से हम कपड़ा बुनते हैं वैसे ही वोवन क्लॉथ होता है बुना हुआ कपड़ा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। छोटी छोटी चीजें हैं कविताओं में, बहुत बारीक होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, तो इन्हें आप सब याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही शानदार। तो करेक्ट आंसर क्लियरली दिख गया। What does woof mean? Woof का मतलब होता है ऑप्शन सी, that is woven cloth। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। What are shingles? कविता में shingles वर्ड भी यूज किया गया है। शिंगल क्या होता है? A. tiles on the roof, B. window pane, C. wall या D. none of these। ऐसी लाइन यूज करी गई थी कविता में, टिंकल ऑन दी शिंगल्स, है ना। एज फार एज आई रिमेंबर ये लाइन कविता में यूज की गई थी, टिंकल ऑन दी शिंगल्स। तो शिंगल्स वर्ड पूछ रहे हैं, शिंगल्स का अर्थ क्या है? अच्छा, टिंकल का मतलब क्या होता है? टिंकल का मतलब होता है टप टप, है ना, जो बारिश की आवाज होती है। तो टप टप कब होगी? बारिश हवा में ही आवाज कर रही है? नहीं, बारिश की आवाज कब आती है? जब बूंदे किसी सरफेस पे पड़े। दिस इज बेसिक, राइट। अगर कोई सरफेस ही नहीं आएगा तो बारिश आवाज कैसे करेगी? तो जैसे ही वो रूफ पे पड़ती है यानी छत पे पड़ती है ना, छत की टाइलों पे पड़ती है, तब आवाज आती है। सो टिंकल ऑन दी शिंगल्स। तो भाई शिंगल्स क्या होती हैं? शिंगल्स बेसिकली घरों की रूफ देखिए आपने, यहाँ पे देखो ऐसे स्लोप वाले घर होते हैं ना, ऐसे इस टाइप के। तो इनके घरों की जो रूफ है इसमें ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की ना टाइल्स लगी रहती हैं। आपने देखा होगा ब्राउन कलर की काफी लोगों के घर में ऐसे लगी रहती है ना, रेक्टेंगुलर शेप की टाइल्स। तो इन्हें ही एक्चुअली शिंगल्स कहा जाता है। शिंगल्स कुछ नहीं होती है, घर की छत पे जो टाइल्स प्रेजेंट रहती हैं उन्हें कहते हैं। तो टिंकल ऑन द शिंगल्स मतलब जो छत की रूफ है, जो छत है, छत की जो टाइल्स है उस पे टप टप, टिंकल्स ऑन द शिंगल्स। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, शिंगल्स आर टाइल्स ऑन दी रूफ। इजी पीजी था। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डज द मदर लुक एट द चिल्ड्रन? माँ जो है अपने बच्चों को कैसे देख रही थी कविता में? ए विथ हेट्रेड, बी विथ सैडनेस, सी विथ पिटी, डी विथ फॉन्डनेस। और मुझे लगता है कि इससे आसान ऑप्शंस और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्लियरली मतलब आंखों देखी, बिना टाइम वेस्ट के आंसर आपको दिख रहा है। अब माँ अपने बच्चों को कैसे देखेगी प्रैक्टिकली, और कैसे देख रही थी वो? हेट्रेड, नफरत के साथ? बिल्कुल नहीं। दुखी के साथ? बिल्कुल नहीं। पिटी यानी क्या चीज है यार ये? ऐसे नहीं। फॉन्डनेस, फॉन्डनेस के साथ मतलब क्या होता है?
बहुत ही ज्यादा प्रेम के साथ, बहुत ही ज्यादा प्रेम भरी आंखों से, लगाव भरी आंखों से माँ जो है अपने बच्चों को देख रही थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। What does cottage chamber mean? A, type of bed. C, a room in the cottage. C, a separate building next to the cottage. या D, all of these. Cottage chamber, ऐसा सेंटेंस यूज किया गया था, कॉटेज चेम्बर बेड करके। आई थिंक पीछे देखूं एक मिनट, फर्स्ट आंसर में ही था ना, कहाँ है, हाँ जी ये रहा, कॉटेज चेम्बर बेड। तो यहाँ पे पूछा है कॉटेज चेम्बर का अर्थ क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कॉटेज चेम्बर का अर्थ, टाइप ऑफ बेड, एक टाइप का बेड है। बी, अ रूम इन दी कॉटेज, कॉटेज के अंदर एक कमरा है। कॉटेज चेम्बर उसके लिए कहा गया है ना, बेड नहीं है, या सिर्फ कॉटेज चेम्बर का मीनिंग पूछ रहे हैं। एक सेपरेट बिल्डिंग है कॉटेज के पास में, या ऑल ऑफ दीज। आसान सा ये चेम्बर वर्ड समझते हो, चेम्बर एक तो अलग चेम्बर होता है, और कॉटेज चेम्बर का मतलब होता है अलग अलग कॉटेजेस होते हैं ना, राइट। कॉटेजेस जस्ट लाइक छोटे छोटे फार्म हाउस होते हैं लोगों के, कॉटेज टाइप की जगह होती है विलेजेस में। तो कॉटेज चेम्बर का मतलब क्या होता है, चेम्बर यूजुअली कमरे के लिए कहा जाता है, एक रूम के लिए कहा जाता है ना, लाइक अ चेम्बर। तो कॉटेज के अंदर चेम्बर क्या है, अ रूम इन दी कॉटेज। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16। Which of these is not a sound word? और यहाँ not को बड़ा ही कैपिटल वर्ड में कहा गया है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द साउंड वर्ड नहीं है, यानी ओनोमेटोपिया नहीं है। ए, टिंकल, बी, पैटर, सी, नन ऑफ दीज, डी, बोथ ए एंड बी। साउंड नहीं है, साउंड वर्ड नहीं है, ये देखना है। तो भाई अभी पीछे ही बताया था मैंने, क्या टिंकल साउंड वर्ड होता है? बिल्कुल मैम, ये भी टप टप है। क्या पैटर साउंड होता है? ये तो पटपट है। तो दोनों ही साउंड वर्ड है, तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा आंसर? सी, नन ऑफ द अबव, कि इनमें से ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो साउंड वर्ड नहीं है। क्लियर है? चलिए इन टाइप के सवालों में कंफ्यूज मत हुआ करो, है ना, कि मैम नॉट आया, क्या करना है, 2 साउंड वर्ड है और कोई नहीं है तो नन ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। रिकलेक्शंस मीन डैश। रिकलेक्शन जो वर्ड आपकी कविता में यूज किया गया है उसका अर्थ क्या है? ए, मेमोरीज, बी, ड्रीम्स, सी, नाइटमेयर्स, और इज इट डी, नन ऑफ द अबव। रिकलेक्शन, कलेक्शन वर्ड का मीनिंग समझते हो? अच्छा पहले तो मैं कुछ सेकंड्स दूंगी, फटाफट से आंसर बता दो, है ना। तो आंसर बताने आ गई मैं, तो जल्दी जल्दी बताओ आंसर। रिकलेक्शन का मतलब क्या होता है? मेमोरीज, ड्रीम्स, नाइटमेयर, नन ऑफ दीज। चलो ज्यादा वक्त नहीं बिताना इस पे भाई, आसान सा सवाल है ये। रिकलेक्शंस वर्ड का मीनिंग समझो, भगना नहीं है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। री वर्ड मतलब क्या होता है? पुनः, यानी फिर से इकट्ठा करना। तो आप किस चीज को फिर से इकट्ठा करोगे? किस चीज को फिर से इकट्ठा करोगे? सपने को फिर से इकट्ठा करोगे। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना, है ना, बुरे सपने को फिर से इकट्ठा करोगे। या फिर अरे यादों को इकट्ठा करते हैं ना, जो पल बीत चुके हैं उन्हीं की याद को फिर से इकट्ठा करोगे, राइट। सो रिकलेक्शन मीन मेमोरीज। किसका रिकलेक्शन? यादों का रिकलेक्शन। ऑलराइट, यादों की बारात जैसे कहते हैं ना, तो यादें याद आती हैं। रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज। ऑलराइट, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। और बोलना नहीं पड़े मुझे बार बार, उम्मीद करती हूँ सब आंसर नोट कर रहे हैं। करेक्ट है तो टिक, गलत है तो क्रॉस, क्योंकि लास्ट में सभी को स्कोर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डज द टिंकल कॉज एन एको? टिंकल जो है यानी जब टप टप होती है तो वो एक एको यानी वो गूंज जो है, वो गूंज कहां पे कॉज करती है? ए, माइंड में, बी, हार्ट में, सी, स्टमक में, या डी, नन ऑफ दीज में, है ना। दिमाग में, दिल में, स्टमक में, कहां टिंकल जो बारिश की जो आवाज है, एक गूंज जो है ना प्रोड्यूस करती है। गूंज कहां पे गूंजती है? कहां? दिल के अंदर। बोलते हैं ना कि बारिश की आवाज सुनते ही जो वर्षा की आवाज हो रही है, एक दिल में गूंज सी उठती है ना, पुरानी यादें जो है ताजा हो जाती हैं, वो दिन याद आ जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लियरली। अच्छा, चैप्टर पोएम में क्लियरली लिखा है एन एको इन दी हार्ट, तो कहां पे गूंज उठती है? दिल के अंदर। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब बताइए फटाफट। व्हाट डज द पोएट फील व्हेन ही लिसन्स टू द रिफ्रेन? ए, हिज मदर्स वाइज टीचिंग्स, B, his mother's affectionate smile, C, his mother's kind heart, or D, his mother's fond look at him.
तो यहाँ पे पोएट जब उस रिफ्रेन को, रिफ्रेन यहाँ किसके लिए कहा गया है? संगीत। कौन से संगीत को? रिफ्रेन का वैसे मतलब होता है कोई चीज जब बहुत बार रिपीट हो रही हो, है ना। जैसे मान लो रिफ्रेन का मतलब रिपीट होना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे किया, आवाज आई, अब मैं इसको बार बार करूंगी, ढिम धुम चिक ढिम धुम चिक, है ना। मैम ड्रमर बन गई, नहीं। तो मैं क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि कोई भी साउंड में रिपीट करूंगी तो एक संगीत जैसा बन जाता है ना। ऐसे कर रही हूँ तो रिपीट हो रहा है, संगीत बन रहा है। तो रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीट होते हैं। तो यहाँ क्या रिपीट हो रहा है? रेन ड्रॉप्स, है ना। बारिश की बूंदें कंटिन्यूसली पड़ रही हैं तो वो एक साउंड जैसा बना रही हैं। और इस साउंड को सुन के कवि क्या फील कर रहा है ना, क्या महसूस, बोला है कि मैं ये चीज फील कर पा रहा हूँ। कौन सी चीज? उसकी मम्मी की वाइज टीचिंग, यानी उसकी मम्मी ने जो उसको अच्छे संस्कार दिए थे वो याद आ रहे हैं। हर मदर्स अफेक्शनेट, हिज मदर्स अफेक्शनेट स्माइल, यानी उसकी मम्मी की जो है बहुत ही प्यारी मुस्कान वो महसूस कर रहा है। सी, उसकी मम्मी का जो है काइंड हार्ट, है ना, बहुत ही साफ दिल को वो महसूस कर रहा है। या डी, हिज मदर्स फॉन्ड लुक एट हिम, या फिर वो ये महसूस कर रहा है कि उसकी माँ कैसे प्यार से उसे बैठ के देख रही हैं। इन चारों में से क्या महसूस कर रहा है? क्लियरली आपको बताया गया था लास्ट स्टैंजा में कि कवि कहता है इन बारिश की बूंदों को सुन के मैं इतना महसूस कर पा रहा हूं कि मेरी माँ मेरे सामने है और वो मुझे अपनी प्यार भरी नजरों से देख रही हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, हिज मदर्स फॉन्ड लुक एट हिम। फॉन्ड का मतलब क्या होता है? प्यार भरी नजरों से जो वो उन्हें देख रही है। तो कवि ये तक महसूस कर पा रहे हैं। ऑलराइट, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। जिसका सही गया टिक करेंगे, गलत गया क्रॉस करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अरे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो जबानी रटा होना चाहिए सबको, है ना, बिल्कुल याद रहना चाहिए। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ? ये जो कविता हमने पढ़ी है इसके कवि कौन है? ए, वॉल्टर विटमैन, बी, कोट्स केनी, सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या डी, नन ऑफ दीज। अच्छा, कवि का नाम याद करने में ऐसा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। और वो भी लर्न कैसा कि तुम ऐसे जप नहीं रहे हो नाम, है ना, बार बार। आप बार बार जब कविता देखोगे, बार बार कवि का नाम देखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। इंडेक्स खोल के बार बार देख लिया करो, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट आंसर बताओ, कौन है? ए, बी, सी या डी? कौन है कवि? चलिए करेक्ट आंसर सभी को पता है बिना किसी देरी के, ऑप्शन बी, कोट्स केनी। कोट्स केनी जो हैं वो पोएट हैं, कौन सी पोएम के? रेन ऑन दी रूफ के। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 21, which says the last stanza indicates that the poet's mother is dash. A, no more alive, B, still alive, C, sitting next to him, या फिर D, none of the above। आखिरी स्टैंजा से, जो पोएम का आखिरी स्टैंजा, से क्या इंडिकेट होता है, क्या पता चलता है कि पोएट की माँ जो है शी इज नो मोर अलाइव, यानी अब वो इस दुनिया में नहीं है। बी, स्टिल अलाइव, यानी अभी दुनिया में है वो। सी, वो उनके पास बैठी हुई हैं, कवि के पास सही में बैठी हुई हैं, या डी, नन ऑफ द अबव। सो एज यू ऑल नो द पोएट क्लियरली सेज, यहाँ पे मैं कुछ टाइम आपको दूंगी, आई नो कि फटाफट से आप आंसर बताओ, लेकिन आई नो सबको सही आंसर आ जाएगा इसका, है ना। पोएट जो है अपनी माँ को याद कर रहे थे, आप समझ रहे हो बात को, याद कर रहे थे, यानी मेमोरी में आई वो उसकी। अरे भाई याद आप किसको करते हो? जो आपके साथ आज नहीं हो, राइट। तो पोएट ने क्लियरली एक लाइन में कहा था ईयर्स अगॉन। ईयर्स अगॉन यानी ईयर्स गॉन बाय। अगॉन का मतलब होता है गॉन बाय, यानी उनकी माँ जो है काफी सालों पहले चल बसी थी। अब तो कवि बड़े हो गए हैं, है ना, और उनकी माँ काफी सालों पहले चल बसी थी। तो तभी जब भी बारिश होती है, बारिश की बूंदों की आवाज आती है, तो कवि जो है अपनी माँ को याद करते हैं। उनकी जो है ना, उन्हें ये भी फील होता है कि मेरी माँ जो है सामने मुझे देख रही है बैठ के। लेकिन क्लियर बात ये नहीं है कि वो अभी बैठी है उनके पास, वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में केस क्या है? शी इज नो मोर अलाइव, यानी अभी वो जीवित नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द लास्ट स्टैंजा indicates that the poet's mother is no more alive. I hope the answer is clear. Moving on, फटाफट से कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, as she used in years agone। देखो अभी पीछे ही मैंने बात बताई थी और उसी पे सवाल आ गया। Who is she? As she used, यहाँ पे she किसके लिए कहा गया है? A, poet's mother, A, poet's sister, B, poet's mother, C, poet, या D, poet's friend। पोएट की बहन, पोएट की मम्मी, पोएट खुद, या पोएट के फ्रेंड।
तो बिना किसी देरी के, एंड शी यूज्ड इन इयर्स अगोन, यानी जैसे वो काफी सालों पहले करती थी, बीत चुके हैं जो साल, तो शी कौन है, उनकी मम्मी, क्योंकि एक ही मेन कैरेक्टर स्टोरी में बताया गया है जिन्हें वो याद करते हैं, वो है उनकी माँ। सो शी इज पोएट्स मदर। ऑप्शन बी है सही आंसर, ठीक है। चलो स्पीड बढ़ा लो अपनी। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट डज डॉन मीन। बहुत ही अच्छा सवाल है। डॉन, DON, वो नहीं डॉन का पीछा तो पुलिस, वो नहीं, वो वाली नहीं है, वो वाला डॉन नहीं है। यहाँ पे डॉन कौन सा है, DAWN है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी डॉन आता है। डॉन का मतलब क्या है, A टाइम बिफोर सनसेट, B मिड डे, C टाइम ड्यूरिंग सनराइज, या D नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉन? ठीक है, बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ आंसर, क्विक, बी क्विक। चलिए भाई, चलिए आपका समय यहाँ पे समाप्त होता है। डॉन बेसिकली, डॉन कब हम कहते हैं, डॉन वर्ड और डस्क वर्ड है ना। डस्क बेसिकली हम सनराइज है ना, सनसेट जब होता है ना, सनसेट यानी सूरज जब ढल रहा होता है तब होता है डस्क। डस्क यानी बहुत ही अंधेरा सा हो जाता है, राइट, इवनिंग का जो टाइम होता है। डॉन होता है सवेरा, सवेरा यानी जस्ट टाइम एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब सूर्योदय होता है तब क्या होता है, अंधेरे से रोशनी आती है, एक उजाला आता है, एक सवेरा आता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डॉन? वो वक्त जो सनराइज के टाइम हो। सनराइज मतलब सन उठ रहा है, सूर्योदय हो रहा है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे बताओ, ऑप्शन सी टाइम ड्यूरिंग सनराइज। देखो कंफ्यूज मत हो जाना सनराइज और सनसेट में। राइज वर्ड का मतलब सबको पता है ना, उगना यानी नीचे से ऊपर जब सूरज आ रहा है तो सूर्य उदय हो रहा है। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। पीछे कहां चले गए, आगे, ठीक है। चलिए आए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डज लिस्ट मीन इन दिस पोएम? लिस्ट वर्ड आपकी कविता में यूज किया गया है, उसका अर्थ क्या है? ए used as a word for listen, B an arranged order of items on a paper, C push, या D forget। तो लिस्ट वर्ड का मतलब क्या है? अच्छा मैं आपको लाइन भी जितनी बता देती हूं। as I list to this refrain, है ना, ये कविता की लाइन में लिखा था कवि ने, as I list to this refrain। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ये जो लिस्ट वर्ड है, कृपया करके इसका अर्थ बताएं, लिस्ट वर्ड का अर्थ बताएं। तो लिस्ट का मतलब लिसन के लिए यूज किया गया है। अरेंज ऑर्डर ऑफ आइटम्स ऑन अ पेपर, यानी पेपर में अपन बेटा एक लिस्ट बनाते हैं ना, ऐसी है ना, आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं। पुश यानी धक्का देना, या डी फॉरगेट यानी भूल जाना। अच्छा रिफ्रेन अभी मैंने पीछे ही बताया था, याद है ना सबको, यानी ये क्या होता है, संगीत होता है। हाउ इज दिस म्यूजिक प्रोड्यूस? बाय रेपिटेशन, है ना, रेपिटेशन ऑफ साउंड। साउंड को रिपीट करके, जैसे मैंने अभी आपको रिपीट करके बताया कि मैं ऐसे क्लैप कर रही हूँ या कोई बीट्स बजा रही हूँ। सो कवि कहते हैं एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट? बेटा साउंड को आप क्या करोगे, संगीत को क्या करोगे, सुनोगे ना। तो ये लिस्ट वर्ड एक्चुअली कवि ने एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया है ना, ये एक्चुअल में लिसन वर्ड है, लेकिन लिसन कहने की जगह उन्होंने सिर्फ लिस्ट कहा है, राइट। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, जैसे मैं इस रिफ्रेन को, इस संगीत को सुनता हूं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, यूज्ड एज अ वर्ड फॉर लिसन। कुछ लोग सोचेंगे लिस्ट का मतलब ये अरेंज ऑर्डर है, नहीं नहीं, मैंने फिर से कहा ना, लिटरेचर में जो कविता पढ़ी है उसके अनुसार उत्तर देना है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? अच्छा सवाल है। कविता का सेंट्रल थीम मतलब क्या होता है कि कविता किस पे बेस्ड है। हर कविता का एक थीम होता है कि कोई कविता स्नोफॉल पे बेस्ड है, कोई काइंडनेस पे बेस्ड है, कोई मेमोरीज पे बेस्ड है, कोई लाइफ में चॉइसेस पे बेस्ड है। तो ये कविता किस पे बेस्ड है? ए रेन मेक्स वन मेलंकोलिक, बी रेन ब्रिंग्स बैक सेवरल मेमोरीज एंड इमेजिनेशंस, सी रेन प्रोवाइड्स पीस, और इज इट डी बोथ बी एंड सी? तो सेंट्रल थीम क्या है कविता का? आई होप मेलनकलिक का मतलब पता होगा, अभी पीछे ही मैंने बता दिया था। मेलनकली का मतलब है ना, अनारकली और मेलनकली सेम प्रोनाउंसिएशन आता है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या है सेंट्रल थीम पोएम की। चलो
बताऊं मैं, आपका समय यहाँ खत्म होता है। मेलनकलिक, मेलनकलिक वर्ड का मतलब होता है सैड करना या किसी को दुखी करना। तो रेन किसी को दुखी कर देती है क्या, ये सेंट्रल थीम था? अरे मैम बिल्कुल नहीं, दुखी कर देती है ये तो सेंट्रल थीम था ही नहीं। बी, रेन ब्रिंग्स बैक सेवरल मेमोरीज एंड इमेजिनेशंस। बारिश जो है काफी सारी यादें और काफी ज्यादा इमेजिनेशंस, काफी अलग अलग जो है ना हमारे सोच विचार है ना, ड्रीम्स प्रकट करती है। तो बिल्कुल सही बात है। अब क्या मैं जल्दबाजी में बी को टिक कराऊंगी? नहीं। एमसीक्यूज में एवरी टाइम आई इंस्ट्रक्ट ऑल माई स्टूडेंट्स, चाहे आपको पहले ही सही उत्तर मिल जाए लेकिन फिर भी आप सभी ऑप्शंस को रीड करेंगे। क्यों? तो देखो, सी ऑप्शन पढ़ा मैंने, रेन प्रोवाइड्स पीस। पीस का मतलब क्या होता है? बारिश से बहुत ज्यादा शांति भी मिलती है। तो बिल्कुल तो सही बात है, बारिश से शांति मिलती है। कवि कहते हैं इट इज सच अ ब्लिस। ब्लिस का मतलब ही क्या होता है? ब्लिस का मतलब होता है कि परम सुख आपको मिल रहा है, परम सुख और शांति। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अरे दो दो बातें सही है मैम, तो चिंता काहे करते हो? ऑप्शन डी में दिया है ना, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी दिया है कि नहीं? तो ऑप्शन डी मार्क करोगे कि नहीं? ठीक है, इसलिए आंसर पहले भी मिल जाए तो टिक करके बिल्कुल मत भगाना, है ना, सारे ऑप्शंस पढ़ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ फटाफट से। सवाल कहता है और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। हु लेफ्ट, किसने छोड़ा? ए द रेन, बी पोइट्स मदर, सी पोइट्स सिस्टर, डी नन ऑफ द अबव। ERE इस वर्ड का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसको भी याद हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? लास्ट में स्कोर तो बताओगे ही, लेकिन अभी के अभी आपको नीचे वीडियो के एक ऐसा सेक्शन दिखेगा, कमेंट्स करके लिखा होगा, यहाँ पे कमेंट या कमेंट्स करके लिखा होगा। फटाफट से मुझे ERE, कहीं भी नहीं देखोगे, सिर्फ मेमोरी से जिसको याद हो पढ़ते टाइम, अर का मतलब क्या होता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना? डोंट वेट फॉर इट, क्विकली टेल मी दी आंसर टू दिस। एयर का मीनिंग क्या होता है? ERE, व्हाट इज दी मीनिंग? ठीक है, क्लियर है? चलिए, और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। डॉन अभी मैंने आपको बताया है ना, DAW, एंड डॉन का मतलब क्या होता है? सवेरा। तो वो जो है उन्हें सवेरे से पहले ही छोड़ के चली गई, शी। तो यहाँ शी कौन है? एक ही कैरेक्टर की बात की है स्टोरी में पोएट ने, किसकी? अपनी मम्मी की। सो बी पोएट्स मदर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ सबने इस वर्ड का मीनिंग बता दिया होगा। तो अगर बता दिया है तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ERE वर्ड का मीनिंग होता है बिफोर। बिफोर यानी पहले, है ना? तो यानी और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और सवेरा होने से पहले ही वो उन्हें छोड़ के चली गई, है ना? चलिए, क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कुछ 4 सवाल और बाकी हैं, फटाफट से इनका आंसर बताओ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज रिफ्रेन? तो पीछे हमने ये लाइन पढ़ी थी, एज आई लिस्ट, लिस्ट वर्ड क्या था? लिस्ट था लिसन। तो जैसे मैं इस रिफ्रेन को सुनता हूं, ये रिफ्रेन क्या है? किसका रिपीटेड साउंड है? ए द रिपीटेड रिदम ऑफ द रेन, बी द एक्ट ऑफ स्टेइंग अवे, सी लुकिंग एट द रेन, या डी होल्डिंग ऑन द रेन ड्रॉप्स। तो पीछे ही डिस्कस कर चुके थे आंसर। रिफ्रेन क्या होता है? रिपीटेटिव साउंड्स, दोहराने वाला एक रिदम है। और यहाँ कौन सा रिदम है दोहराने वाला? रेन। बारिश की बूंदें जब यूं 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 पड़ रही हैं तो एक साउंड, एक रिपीटेटिव रिदम बन रहा है, एक धुन बन रही है। सो एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, तो कौन सा रिफ्रेन सुन रहे हैं कवि? ऑप्शन ए, द रिपीटेटिव रिदम ऑफ द रेन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं फटाफट। चूज अ वर्ड फ्रॉम द पोएम that indicates the time of the day. This is an interesting question. काफी अच्छा सवाल है ये। इन चारों शब्दों में से ऐसा कोई एक शब्द बताइए जो दिन का कोई समय के बारे में बता रहा हो। ऐसा कोई शब्द जो समय के बारे में, मतलब आपसे इसको समय पता चले कि भाई क्या हो रहा है, रात अंधेरा, रात हो रही है, सुबह हो रही है, दिन हो रहा है, शाम हो रहा है। कौन सा शब्द बताता है? ए ह्यूमिड शैडो, बी वूफ, सी एयर, या फिर डी डॉन। कौन सा शब्द जो है दिन का समय, टाइम ऑफ द डे बता रहा है कि कौन सा समय चल रहा है? मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, क्या है? कौन सा वर्ड बताता है? चलिए फटाफट बताओ आंसर इसका। इसका तो आंसर इजी आ जाएगा, अभी पीछे ही हमने डिस्कस किया था इस वर्ड को। वैसे तो आई थिंक सारे वर्ड ही हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए, आपका समय यहाँ खत्म होता है। ह्यूमिड शैडो, बेटा ह्यूमिड क्या होता है? ह्यूमिड यानी नमी भरा, है ना, जिसमें मॉइस्चर हो। शैडो मतलब क्या होती है? परछाई। पर यहाँ पे एक्चुअल में इनका अर्थ परछाई से नहीं है, एक्चुअल में अर्थ ये क्या कहना चाहते हैं?
ब्लैक क्लाउड्स, किसका शैडो? ब्लैक क्लाउड्स का, काले बादल। वूफ, वूफ का मतलब मैंने आपको बता दिया था पीछे, वेफ्ट, यानी ये क्या होता है? एक वोवन क्लोथ, बुना हुआ कपड़ा। एयर का मतलब क्या होता है? बिफोर, किसी भी चीज से पहले। और डॉन का मतलब क्या होता है? सनराइज के टाइम की बात है ना? ये कब के टाइम की बात है? सनराइज, सूर्योदय। यानी ये क्या दर्शाता है कि अभी क्या हो रहा है? सवेरा। बता दो यार आंसर, अब देख के तो बता ही सकते हो। कौन सा वर्ड बता रहा है टाइम ऑफ द डे? क्लियरली ऑप्शन डी, डॉन। डॉन यानी सनराइज बता रहा है, डॉन हुआ है मतलब क्या? सवेरा हो रहा है, सुबह हो रही है, तो ये बता रहा है टाइम ऑफ द डे। क्लियर है? इस टाइप से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, तब भी स्पीड में नहीं भगना है, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन सेज, while listening to the sound of rain, the poet dash his memories of past life. A. Dodges, B. Erases, C. Recollects, D. Speaks out. It is such an easy peasy question. Question कहता है while listening to the sound of rain, यानी रेन की आवाज सुनते समय कवि जो है अपनी पुरानी यादों को क्या करता है? तो पुनः इकट्ठा करता है। कितनी बार हमने ये बात करी है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रिकलेक्ट्स। पूरे सेंटेंस को फिर से पढ़ें। While listening to the sound of the rain, the poet recollects his memories of past life. All right, चलिए अब माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स आते हैं हम हमारे आखिरी सवाल पे। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। सवाल है ड्रीमी फैंसीज डिनोट्स। बड़ा ही छोटू सा सवाल है। जो वर्ड आपकी कविता में दिया गया है ड्रीमी फैंसीज, ये डिनोट्स, ये क्या दर्शाता है? इसका क्या अर्थ है? ए. इमेजिनेटिव माइंड, बी. पीस ऑफ माइंड, सी. अ ब्लिसफुल माइंड, डी. अ प्रैक्टिकल माइंड। ड्रीमी फैंसीज, फटाफट से बताइए। मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसका अर्थ है मैं आपको समय दे रही हूँ, आप जल्दी से अपना आंसर मार्क करो, है ना, और यहाँ पे आ जाओ सोल्यूशन के लिए। चलिए ड्रीमी क्या होता है? ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना देखना, है ना, स्वप्न देखना। और फैंसीज का मतलब क्या होता है? फैंसी वर्ड सुना है, फैंटेसाइज करना किसी चीज को। फैंसीज का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा ना आप चीजों को बड़ा चढ़ा के सोच रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो उन चीजों को जो असली लाइफ में है नहीं। जैसे आप सपना देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि ये होगा, मैं यहाँ ना कश्मीर में जाऊंगा और यहाँ पे जो है मड़िया वादियों में घूमूंगा, मस्त जो है बर्फीले पहाड़ों पे जाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या असली में नहीं हो रही है, हम क्या कर रहे हैं? फैंसीज, यानी कहीं ना कहीं हम उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं। So what does dreamy fancies denote? This denote कि एक ऐसा मन जो इमेजिन कर रहा है, राइट, इमेजिनेटिव हो रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन ए, इमेजिनेटिव माइंड। ठीक है, चलिए सो आई होप सभी ने आंसर दिए होंगे, सही गलत कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी काम मेरे लिए आपको क्या करना है? अपना जो स्कोर है, स्कोर कैसे बताते हैं? तो आसान सी चीज है, जितने भी आपके मार्क्स आए हो, फॉर एग्जाम्पल है ना, किसी के 25 आउट ऑफ 30 आए हो तो ऐसे बताएंगे, या फिर किसी के 20 आउट ऑफ 30 आए हो, और कम आए हो शर्माना नहीं, बता देना। किसी के 30 आउट ऑफ 30 आए हो, जैसे भी स्कोर आए हो आप अपने स्कोर कैलकुलेट करके मुझे जरूर से बताएंगे। कहाँ बताना है? कमेंट्स सेक्शन में। ऑलराइट, क्लियर है बिल्कुल? अभी जल्दी से कैलकुलेट करो कितने सही गए हैं, कितने गलत गए हैं स्कोर, और उसे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, क्लियर है भाई? So my dear students, with this we end the wonderful quiz session for MCQ. उम्मीद करती हूँ आपको ना काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हो जाए आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाने के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है कि ज्ञान जो है ना बांटने से ही बढ़ता है। हम देते हैं आपको एब्सोल्यूट फ्री एजुकेशन, यानी यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। ये जितने भी कोर्सेज हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? तो आप या तो यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, दोनों चैनल हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के। एंड अगर आपको और ज़्यादा कन्वीनियंस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जरूर जाएं, www.magnetbrains.com। वेबसाइट पे क्या है ना, सभी कोर्सेज आपको सामने दिख जाएंगे, मतलब आप कौन से मीडियम से हो, कौन सी क्लास से हो, कौन से स्ट्रीम से हो, एवरीथिंग यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। एंड क्लास 9 की इंग्लिश की तैयारी पूरी मैं करा रही हूँ साथ में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दिख जाएगी। सारे वीडियो लेक्चर्स को आराम से एक्सेस कीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।